हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे एंजाइना की पैथोफिजियोलॉजी, एंटी एंजाइनल ड्रग, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स की फार्माकोलॉजी हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के जब यूजेस हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि ये आपके एंजाइना के ट्रीटमेंट में तो यूज होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये साइनाइड पॉइजनिंग में भी यूज होते हैं। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भाई ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स का साइनाइड पॉइजनिंग में क्या रोल है, किस तरीके से ये साइनाइड पॉइजनिंग को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है ये टोटली डेडिकेटेड है साइनाइड पॉइजनिंग पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे साइनाइड की। साइनाइड आप सबको पता है, ठीक है, बहुत पॉइजनस सब्सटेंस है और ये क्या करता है, ये डायरेक्टली हमारी रेस्पिरेटरी जो हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उस पे अटैक करता है, जिसकी वजह से होगा क्या, आप बताइए क्या काम है आपका। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है उसका काम क्या होता है, एटीपी जनरेट करना। ठीक है, ये चेन चल रही है, ये ट्रांसपोर्ट चल रहा है, इसी वजह से एटीपी बन रही है। और एटीपी आप जानते हो हमारी सेल की करेंसी है, यानी कि सेल अगर काम कर पा रही है तो वो बस एटीपी है जो उसे हेल्प कर रहा है। अगर एटीपी बनना बंद हो जाए तो क्या होगा, जो सेल है उसको एनर्जी नहीं मिल रही है, और जब सेल को एनर्जी नहीं मिल रही है तो क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगी। और इस तरीके से धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी की सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जब ये टाइम आएगा सारी सेल्स आपकी डेड हो चुकी है तो क्या होगा, इंसान की भी डेथ हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो क्या टारगेट रहता है साइनाइड पॉइजनिंग का, साइनाइड का बेसिकली समझ में आया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अब बात ये आती है, अब केवल कह देना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे अटैक हो रहा है ये इनफ नहीं है। पहले हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या और उसके किस स्टेप पे ये साइनाइड अटैक कर रहा है। तो पूरा डिटेल में कॉम्प्लेक्सेस के बारे में मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, बट इतना जरूर हम यहाँ पे, क्योंकि वो हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, फटाफट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को समझ लेते हैं कि किस तरीके से होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया शायद आप लोगों को सबको पता होगा, तो मैं इसका, चलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो ये सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है इसे क्या बोलोगे आप, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है इसे क्या बोलोगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो आपको ये स्पेस दिख रहा है, खाली स्पेस, ये क्या है आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, और जो ये अंदर का पोर्शन है आपका, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर का ये स्पेस आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मैं इसे ड्रॉ कर रही हूं। ठीक, सपोज ये है मेरी आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, केवल मेम्ब्रेन ड्रॉ कर रहे हैं अब हम। ठीक है, ये है हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया, तो चलिए ये क्या है हमारी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये क्या है हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दोनों के बीच का स्पेस क्या है आपका, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर का हिस्सा है ये क्या है आपका, यहाँ जो पोर्शन है ये क्या है हमारा मैट्रिक्स है। ठीक हो गया, समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है, जो हमारी ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, मैं तो आपको क्या बता रही हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एटीपी बनता कैसे है। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट में हम देखने वाले हैं। सो जो हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसमें हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम रेस्पिरेटरी चेन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स ही होते हैं जो एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं यहाँ पे, ये पहले हम देख लेते हैं। ये है हमारा पहला कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इन्हें रोमन नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 1। फिर आएगा आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 2। इसके बाद आएगा आपका थर्ड कॉम्प्लेक्स, ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 3, रोमन में आएगा, याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, देन क्या आएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 4, और लास्ट आएगा आपका क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर 5।
ठीक हो गया। ये 5 कॉम्प्लेक्स हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स की कंपोजिशन मैंने आपको बताई है, मैं आपको बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में कराऊंगी जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझेंगे। अभी फिलहाल कॉम्प्लेक्स बाय नेम आप ध्यान रखिए, ठीक है। होता क्या है देखो, मैट्रिक्स अंदर ये जो मैट्रिक्स पोर्शन है आप जानते हो यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती हैं। लाइक हमारी जो क्रेब्स साइकिल है, कहाँ होती है क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है ना, तो मैट्रिक्स में हो रही है, ठीक है। फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन जो हो रहा है हमारा, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, वो भी कहाँ हो रहा है हमारा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है, ठीक है। तो ये जब साइकिल चलती हैं या ये ऑक्सीडेशन होता है तो इसके थ्रू हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, मैं इसे हटा रही हूँ, समझ में तो आ गया आपको, अंदर का हिस्सा है पूरा मैट्रिक्स है। तो जब ये रिएक्शन चलती है तो हमें क्या मिलते हैं, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट आपको मिलते हैं। क्या मिलता है, NADH मिलता है या नहीं मिलता है। अगर आपने क्रेब्स साइकिल फैटी एसिड ऑक्सीडेशन पढ़ा है तो आपने वहां पे जरूर ये देखा होगा कि हमें ये कंपाउंड पूरी साइकिल में और पूरा ऑक्सीडेशन में ये चीजें हमें मिलती है, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, आपके रिड्यूसिंग एजेंट है। इनके अंदर पावर है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ ये साइकिल चली मैट्रिक्स में, हमें ये कंपाउंड मिले, ये कंपोनेंट हमें मिले। अब ये कंपोनेंट क्या करते हैं आपके, इनका काम होता है आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो ये क्या करते हैं देखो, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को। तो इलेक्ट्रॉन गए, किसको मिले, कॉम्प्लेक्स 1 को मिले और कॉम्प्लेक्स 2 को मिले। ध्यान रखेंगे कहाँ से मिले, क्रेब्स साइकिल और फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से जो ये कंपोनेंट मिले थे, इनसे इलेक्ट्रॉन मिले क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, ठीक है। अब होता क्या है देखो, इन कॉम्प्लेक्सेस के अलावा हमारे पास 2 इंटरमीडिएट भी प्रेजेंट होते हैं। एक तो यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं हम COQ, ठीक है। COQ क्या है आपका, यूबिक्विनोन है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आगे ट्रांसफर कर देता है। और इसके अलावा एक और हमारे यहाँ पे क्या होता है आपका, यहीं पे आपका इंटरमीडिएट प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, C ऑक्सीडेज, ओके, ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ये 2 हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट है। ये जो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ये जस्ट क्या होता है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से पहले प्रेजेंट होता है। COQ क्या होता है आपका, फर्स्ट सेकंड के बीच में रहेगा। तो अब देखो होगा क्या, बीच में क्या आप अलग से दिखा सकते हो इसे, ठीक है, दोनों के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। तो होता क्या है देखो, आप समझने की कोशिश करो। जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को मिले हैं वो इलेक्ट्रॉन किसके पास ट्रांसफर कर देता है, ये COQ को दे देता है, ठीक है। और सेम जो इलेक्ट्रॉन सेकंड कॉम्प्लेक्स को मिले हैं ये भी किसे दे देता है आपका, COQ को दे देता है। दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन किसे ट्रांसफर कर दिए, COQ को ट्रांसफर कर दिए। अब क्या होता है देखो, जब ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है ना, तो मैट्रिक्स से, मैं यहीं से होते हुए दिखा रही हूं, मैट्रिक्स से आपके 4 हाइड्रोजन आयन, 4 हाइड्रोजन आयन कहाँ चले जाते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। समझ में आया, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू COQ, यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स, तो 4 हाइड्रोजन मैट्रिक्स से कहाँ चले गए, हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चले गए। अभी इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। सेकेंड कॉम्प्लेक्स से जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं COQ में तो कोई हाइड्रोजन आयन ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अब जो ये COQ है, इसने इलेक्ट्रॉन तो ले लिए दोनों से, अब ये क्या करेगा, मैंने बताया COQ क्या करता है आपका, इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर ही करता है। तो ये क्या होगा देखो, COQ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ दे देगा आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में। समझ में आया, ठीक। कॉम्प्लेक्स 3 को अब इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं। अब कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे आपके, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में। ऑब्वियसली ये पहले साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, वैसे ये जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी फंक्शनिंग से रिलेटेड है, बट मैंने बाहर आपको दिखा दिया है। आप इसे 4th कॉम्प्लेक्स में भी दिखा सकते हो, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एक अलग से कंपोनेंट है आपका, इंटरमीडिएट है, इसलिए मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स 3 से आपका इसमें जाएगा, इससे 4th में जाएगा, तो मैंने एक साथ ही आपको दिखा दिया। तो जब कॉम्प्लेक्स 3 से 4th में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ना, तो तब आपका क्या होता है, आपका तब भी हमारे क्या होते हैं, 4 हाइड्रोजन एटम
मैट्रिक्स से कहाँ जाते हैं, आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते जा रहे हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन जो है वो कहाँ जा रहे हैं, मैट्रिक्स से ये जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है यहाँ जाते रह रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 में जो कि साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के साथ कॉम्बिनेशन में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ध्यान में रखिएगा इसके न होने से इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स इसी की हेल्प से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो होता क्या है, जब कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स 4 क्या करता है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल इफेक्ट आता है। कॉम्प्लेक्स 4 क्या करता है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, और ध्यान रखना ये ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन इसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये ऑक्सीडेज एंजाइम यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा, क्योंकि सेल है, सेल के अंदर ऑक्सीजन तो होगी ना, तो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा और ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी इनटू वाटर। नीचे से आपके इंट्रासेलुलर 2 हाइड्रोजन आयन यहाँ पे यूटिलाइज होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से आपके हाइड्रोजन आयन यूटिलाइज हुए और ये जो ऑक्सीजन थी रिड्यूस हो गई वाटर में। ये किस वजह से हुई, जब इलेक्ट्रॉन आपके 3rd कॉम्प्लेक्स से 4th कॉम्प्लेक्स में गए, तो 4th कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ, आपका ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई। समझ में आया। ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन अगर आपसे कोई पूछे तो कौन से कॉम्प्लेक्स में होता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में, ठीक हो गया। अब क्या होता है, जब ये कन्वर्जन हो रहा है ना, उसी सेम टाइम पे, इस टाइम पे भी क्या होता है, आपका 2 हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स से कहाँ चले जाते हैं, आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे, ठीक हो गया। तो देखो टोटल हर जगह आपके 1st कॉम्प्लेक्स से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे तब भी आपके 4 हाइड्रोजन गए थे, 2nd में कुछ नहीं होता ट्रांसफर, 3rd में भी 4 हाइड्रोजन गए थे, 4th में जब ये रिएक्शन हुई तब भी 2 हाइड्रोजन आपके क्या हुए, ट्रांसफर हुए। इतना समझ में आ रहा है, ठीक हो गया। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो चलो इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हुए, फाइनली आपका वाटर बन गया, अब ये 5th कॉम्प्लेक्स का क्या रोल है। तो अब आता है 5th कॉम्प्लेक्स का रोल। तो होता क्या है, क्या आप देखो धीरे धीरे जब ये ट्रांसपोर्ट चेन चल रही थी तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो आपका मेम्ब्रेन या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल जो स्पेस था वहां पे आपकी क्या हुई, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते क्या स्टेज आ जाएगी कि जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे तो ज्यादा हो गई, लेकिन मैट्रिक्स में इसकी कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, ठीक हो गया। क्योंकि मैट्रिक्स से लगातार हाइड्रोजन आयन कहाँ जा रहे थे, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पे जा रहे थे, ठीक हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। आप जानते हो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मूवमेंट क्या होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये कैसी है आपकी, इम्परमिएबल है टू आयंस। आयन डायरेक्टली इस मेम्ब्रेन से क्रॉस करके इस साइड नहीं आ सकते मैट्रिक्स में, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है, एक स्पेसिफिक आपका कॉम्प्लेक्स हमारे पास अवेलेबल है जो है कॉम्प्लेक्स नंबर 5। तो होता क्या है, देखो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम हो गई है, तो हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे फ्रॉम इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस टू मैट्रिक्स, ठीक है। H पॉजिटिव आयन का मूवमेंट हुआ, जब ये H पॉजिटिव आयन मूव कर रहे हैं, H पॉजिटिव आयन जब मूव कर रहे थे तो क्या हुआ, इस मूवमेंट की वजह से एनर्जी जनरेट हुई। समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन आयन जब यहाँ से यहाँ आए ना, उसकी वजह से एनर्जी जनरेट हुई, और वो एनर्जी की वजह से क्या हुआ, आपका क्या हुआ, देखो जो आपकी मैट्रिक्स में जो इस कॉम्प्लेक्स के साथ एडीपी एसोसिएटेड थी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो था, वो कन्वर्ट हो गया इनटू एटीपी। इसने एनर्जी को यूटिलाइज किया इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडीपी को एनर्जी कहाँ से मिली, इस हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब मूवमेंट हुआ फ्रॉम हायर टू लोअर, तो एनर्जी क्रिएट हुई और एडीपी ने उस एनर्जी को यूटिलाइज किया और कन्वर्ट हो गया इनटू एटीपी। इसीलिए इस एंजाइम को, लास्ट कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं हम, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है, या फिर एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। सो एटीपी सिंथेसिस कैसे हुई, समझ में आया, ठीक हो गया। अब बात ये आती है कि भाई साइनाइड क्या कर रहा है, ठीक। साइनाइड देखो क्या करता है, ये जो मैंने आपको इंटरमीडिएट बताया था साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, जो कि 4th कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ा हुआ है, और 4th कॉम्प्लेक्स में जो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, आपका इसी की वजह से हो रहा है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज की वजह से हो रहा है। तो ये है हमारा टारगेट ऑफ साइनाइड,
ये है साइनाइड का टारगेट। क्या करता है देखो, ये जो हमारा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है ना, इसमें जो हमारा आयरन रहता है, आयरन कौन सी स्टेज में होता है इसमें आपका, फेरिक स्टेट में होता है। कौन सी स्टेज में आयरन होता है आपका, कौन सी स्टेट में होता है, फेरिक स्टेट में आयरन होता है, Fe3 पॉजिटिव की स्टेट में होता है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखो कि साइनाइड फेरिक स्टेट में प्रेजेंट आयरन जो होते हैं ना उनको अटैक करता है। समझ में आ गया। अब हमारे हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है वो कैसा होता है, फेरस में होता है, Fe2 पॉजिटिव होता है, तो वहां तो अटैक होना नहीं है। तो यहाँ पे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में जो हमारा आयरन प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है आपका, फेरिक स्टेट में होता है, इसीलिए साइनाइड सीधे जाके इसी पे अटैक करता है। तो यहाँ पे अटैक करेगा, इसको एंजाइम को काम करने, एंजाइम को डिसफंक्शनल बना देगा। तो आपको क्या लगता है ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो पाएगा, बताइए, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब ये रहा ही नहीं एंजाइम, ये एंजाइम आपका डिसफंक्शनल हो चुका है, तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। जो हाइड्रोजन मूव कर रहे हैं और ये जो ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है आपका, वो क्रिएट नहीं होगा। फाइनली जो एटीपी सिंथेसिस है वो भी नहीं होगी। समझ में आ रहा है कैसे साइनाइड ने किया? तो आपका क्या हुआ, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। चलिए, जो साइनाइड था इसने क्या किया आपका, इसको अटैक किया, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को अटैक किया। अटैक होते ही क्या हुआ, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन इनहिबिट हो गया, क्योंकि ये एंजाइम बहुत जरूरी था ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन के लिए, जो वाटर बन रहा था ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन जब यूटिलाइज नहीं हो रहा तो ग्रेडियंट जनरेट नहीं होगा। फाइनली जो एटीपी फॉर्मेशन है वो आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब एटीपी बिल्कुल भी बनना बंद हो जाएगी और इसकी वजह से इंसान की, जिसने साइनाइड लिया उसकी डेथ हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है। अब बात करते हैं कि नाइट्रेट्स का। अब आते हैं हम टॉपिक पे कि नाइट्रेट्स का क्या रोल है। भाई किसी ने साइनाइड ले लिया तो आप नाइट्रेट्स क्यों दे रहे हो, आप क्यों कह रहे हो कि ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स यूज होते हैं साइनाइड पॉइजनिंग में? तो इसका बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन है, वो ये है, अभी तक हमें क्या पता है कि जो फेरिक स्टेट है, साइनाइड इसको बहुत ज्यादा पसंद करता है। जहां इसे फेरिक स्टेट मिलेगी ये वहां पे आपका क्या करेगा, अटैक कर देगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को बचाना है। कैसे भी कोशिश करो कि ये एंजाइम बच जाए। कैसे बचेगा, जब साइनाइड के पास कोई और ऑल्टरनेट प्रेजेंट होगा। आपकी बॉडी में कोई ऐसा आपका, आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई ऐसा कंपाउंड हो, कोई ऐसा कंपोनेंट हो जिसके अंदर आयरन फेरिक स्टेट में हो, तो क्या करेगा, जो आपका साइनाइड है वो इसको तो रोक दे, इसको तो छोड़ देगा। अटैक किस पे करेगा, जो ज्यादा इजीली एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा काम आता है नाइट्रेट का। अब आपको ध्यान हो, मैंने नाइट्रेट का एडवर्स रिएक्शन आपको बताई थी। मैंने बोला था कि जब हम नाइट्रेट्स लेते हैं, ठीक है, जिसको एंजाइना है, आप नाइट्रेट देते हो तो उसकी वजह से एक एडवर्स ड्रग इवेंट होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है। वो क्या थी आपकी, मिथ हीमोग्लोबिनेमिया। बताया था होता क्या है, हीमोग्लोबिन हमेशा फेरस आयन में, आपका फेरस स्टेट में आयरन को कंटेन करता है, Fe2 पॉजिटिव। लेकिन जब हम नाइट्रेट देते हैं तो वो फेरस स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाती है, फेरिक में, और क्या बन जाता है आपका, मिथ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जगह क्या बन गया, मिथ हीमोग्लोबिन। और अब बताइए, हीमोग्लोबिन आपने फेरिक कर दिया। ठीक है, चलिए नाइट्रेट्स का रोल देखते हैं हम। क्या किया हमारा जो हमें क्या करना था, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज का एक ऑल्टरनेट बनाना था। हमें चाहिए था कि फेरिक वाला कोई और भी हो ताकि साइनाइड इसे अटैक करने की बजाय उसे अटैक करे। हमें पता है कि हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन होता है वो फेरस स्टेट में होता है, Fe2 पॉजिटिव स्टेट में होता है। तो क्या करना है, हमें क्या करना है, इसे फेरिक बनाना है। क्योंकि देखो ब्लड इजिली एक्सेसिबल तो होगा ही होगा, है ना। ब्लड में ज्यादा जल्दी से आपका क्या हो सकता है, टारगेट हो सकता है ना। किसने साइनाइड लिया, आपने जल्दी से जल्दी आपने ब्लड में अपना नाइट्रेट दिया, तो साइनाइड को इजीली क्या मिलेगा, ब्लड में आसानी से आपका वो अटैक कर सकता है। सो हीमोग्लोबिन का जो फेरस है, हमने क्या किया, जिसने साइनाइड लिया था उसे क्या दे दिया, सोडियम नाइट्राइट दे दिया। सोडियम नाइट्राइट या फिर अमाइल नाइट्राइट, दोनों ही नाइट्रेट्स के एग्जाम्पल है, ये दे दिया। इसको देने के बाद क्या होगा, देखो जो हीमोग्लोबिन में जो फेरस स्टेट में आयरन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, फेरिक स्टेट में। नाउ
वी विल कॉल इट मिथ हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन नहीं रहा, क्या हो गया, मिथ हीमोग्लोबिन हो गया। तो अब देखो साइनाइड को ऑप्शन दिख रहा है, वो इसे अटैक करे या इसे अटैक करे, तो इजीली वो ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन को अटैक करेगा। ऑल्टरनेट हमने क्रिएट कर दिया ना, तो साइनाइड अब इसे अटैक ना करके इसे छोड़ देगा और किसे अटैक करेगा, हमारे मेथ हीमोग्लोबिन को अटैक करेगा। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी टू यूज नाइट्रेट्स इन साइनाइड पॉइजनिंग। तो हुआ क्या, अब ये हीमोग्लोबिन में अटैक हो रहा है, यानी कि साइनाइड इस हीमोग्लोबिन यानी कि मिथ हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगा और क्या बना देगा आपका, साइनो मिथ हीमोग्लोबिन। साइनो मिथ हीमोग्लोबिन कैसे बना, समझ में आ गया, क्योंकि साइनाइड ने मिथ हीमोग्लोबिन को अटैक किया और साइनो मिथ हीमोग्लोबिन बन गया। अब हमें क्या करना है भाई, साइनो मिथ हीमोग्लोबिन बन तो गया है, लेकिन इसे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट भी तो कराना है। हमें तो नहीं चाहते ना कि भाई हीमोग्लोबिन में ये अटैच रहे और हमारी बॉडी को नुकसान करे, एक्सक्रीशन का भी कुछ तरीका होना चाहिए। सो इसमें हमारा काम आता है सेकेंड कंपाउंड जो हम इनके साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं, वो क्या है आपका, सोडियम थायोसल्फेट। होता क्या है, सोडियम थायोसल्फेट इसके साथ रिएक्शन करेगा फटाफट से और कन्वर्ट कर देगा साइनोमिथ हीमोग्लोबिन को थायोसाइनेट में। ठीक है, यानी कि जो आपका साइनो इसके साथ जुड़ा हुआ था हीमोग्लोबिन के साथ, वो किसके साथ जुड़ गया, थायो ग्रुप के साथ जुड़ के इसने थायोसाइनेट बना दिया। ठीक है, साइनाइड इसके साथ अटैच हो गया और फाइनली ये जो थायोसाइनेट बना, इट विल बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो साइनाइड हो गया हमारी बॉडी से बाहर, समझ में आ गया, एक्सक्रीटेड इन यूरिन। अब यहाँ पे ये तो आया, रोल आपको समझ में आया कि दोनों को क्यों दिया। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई हमें पता है कि हीमोग्लोबिन फेरस स्टेट में ही अच्छी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। जब वो फेरिक स्टेट में आप उसे कन्वर्ट करते हो यानी कि मिथ हीमोग्लोबिन बनाते हो, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ता है, अब आप बोलेंगे कि मैम इसे क्यों यूज कर रहे हैं, अगर ऐसा है, ऐसे तो फिर हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रायोरिटीज देखी जाती हैं बेटा। अगर आपने किसी ने साइनाइड ले लिया है तो वहां पे आपकी प्रायोरिटी क्या है, पहले उसे साइनाइड के इफेक्ट से बचाना, क्योंकि साइनाइड डायरेक्टली हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे अटैक कर रहा है, एटीपी नहीं बन रही है। ठीक है, हाइपोक्सिया की कंडीशन अगर होगी भी तो इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप वेंटिलेटर पे रख सकते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे सकते हैं, है ना, अगर आप, तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे प्रायोरिटी देखी जाती है, साइनाइड पॉइजनिंग हुई है तो अभी हमें ये नहीं देखना कि भाई हीमोग्लोबिन की स्टेट को कन्वर्ट करेंगे तो कैपेसिटी कम हो जाएगी, कम ऑक्सीजन होगा, उससे हम बचा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए ऑल्टरनेट हमारे पास है, लेकिन अगर साइनाइड पॉइजनिंग हो गई है तो उसको ट्रीट करने का तरीका यही है। तो समझ में आ गया कि रोल क्या है नाइट्रेट्स का इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। तो ये था आपका ऑल अबाउट साइनाइड पॉइजनिंग। लेट मी चेक अगर कुछ रह रहा है तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, तो हमने सारा कवर कर लिया साइनाइड पॉइजनिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।